हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। या प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है कि इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखते हैं एक एक लोग ना, अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुंग वंश की स्थापना जो है कि किसने किया था। तो देखिए शुंग वंश की स्थापना जो है कि पुष्यमित्र ने किया था। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए शुंग जो थे वो जो है कि उज्जैन के निवासी थे, और जो इनके पूर्वज थे शुंग के, ये क्या थे कि मौर्यों की सेवा में थे। ठीक है, और अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो बृहद्रथ थे। तो जो ये शुंग वंश के थे, ये पुष्यमित्र, इन्होंने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, जयपुर में। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पे है? तो ये हैं आपके हम्पी में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। देखिए हरिहर प्रथम जो था वो इस राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है, विजयनगर का। और उसकी पहली राजधानी कहाँ थी? अनेगोंदी थी। उसकी पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो अनेगोंदी थी। देखिए हरिहर की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका जो छोटा भाई था बुक्का, वो सिंहासन पर बैठा और तमिलनाडु राज्य को विजयनगर में मिला लिया। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 1858, 1859। देखिए बात की जा रही है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। किस वर्ष हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। देखिए बेंजामिन डिजरेली जो हैं, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इसको क्या बोला है? राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको जो है कि बेंजामिन डिजरेली, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इसको जो है कि राष्ट्रीय विद्रोह बताया। ठीक है, उसके बाद से ये अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन में जो है कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। किसमें? द ग्रेट रेवेलियन में अशोक मेहता ने, इनकी पुस्तक है उसमें राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बी.डी. सावरकर, इन्होंने जो है कि 1909 में एक इनकी पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, इसमें इसे जो है कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है बी.डी. सावरकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहिब, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें नेता जो है कि कौन नहीं था, जो विकल्प में दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, ठीक है, तो बिरसा मुंडा ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से संबंधित है, और ये जनजातीय समूह जो है उसके नेता थे बिरसा मुंडा। इनका कोई लेना देना नहीं है 1857 के विद्रोह से। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। तात्या टोपे की हम बात करें तो तात्या टोपे और नाना साहिब, ये दोनों जो है कि कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। देखिए बेगम हजरत महल, इन्होंने ये लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 का। फिर क्वेश्चन आता है बहादुर शाह, ये दिल्ली से, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे। इन लोगों ने यहाँ से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला बिरसा मुंडा। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया?
सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। पूछा जा रहा है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा जो है कि किसके नेतृत्व में बोला गया था, तो ये बोला गया था सूर्यसेन जी के नेतृत्व में। देखिए मास्टरदा के नाम से ये लोकप्रिय थे सूर्यसेन जी, ठीक है। इनके नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया। देखिए चिटगांव कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के, ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के। पूछा जा रहा है कि किसके संस्थापक जो है कि राजा राम मोहन राय जी थे, तो राजा राम मोहन राय जी जो है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो ये 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की हम बात करें तो ये 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, कौन, स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा किया गया। और प्रार्थना समाज की हम बात करें तो ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे और आर.जी. भंडारकर के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था किस नाम से, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। डेल्टाई आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के रूप में जाना जाता था, ठीक है। देखिए इस आंदोलन में जो आंध्र प्रदेश के जो विद्यार्थी थे उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कि सरकारी नौकरी, न्यायालय, विद्यालयों और कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और जो देसी वस्तु थी उनका क्या किया, प्रोत्साहन किया गया, ठीक है, प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की, इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद से इन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था, तो इन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कब किया था, 1939 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम से सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए ये जो तीन दिया गया है, फिर इसमें भी कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यही तीन चीज़ें हैं। इसको पूछा जा रहा है कि जो घटनाएं हुई है उसको कालानुक्रम में सही है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले से शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 से। भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। देखिए इसे जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तीसरी बात आती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन ये भारत सचिव जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में जो है कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन जो है कि 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। तो देखिए 1930 में ये हुआ, 42 में ये हुआ और 1946 में ये हुआ। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, है ना, सीरियली 1930, 1942, 1946। मरुद्वीप किससे संबंधित है, हिमनदी, द्वीप, पर्वत, रेगिस्तान। पूछा जा रहा है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है आपका रेगिस्तान से। देखिए मरुद्वीप ये रेगिस्तान में जो अवस्थित होते हैं ये मरुद्वीप, और रेगिस्तान में ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है कि
वृक्ष कुछ जो वनस्पतियाँ होती हैं वो अवस्थित होती हैं जो कि सामान्य स्तर से ऊंची होती है और तथा चारों तरफ से ये घिरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मरुद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तान में। शुंडा गर्त अवस्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। देखिए शुंडा गर्त ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका हिंद महासागर में और इसकी गहराई कितनी है, 8152 मीटर है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित हैं 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर। देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ये आधारित है, तो ये आधारित है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, देखिए ये जो है कि प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये इन 5 राज्यों से जो है कि आपका भारतीय मानक समय जो है कि भारतीय मानक समय रेखा ये जो है कि होकर के गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन अस्टीन, नंगा पर्वत। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये तो कहाँ पे है, ये आपका है नेपाल में। नेपाल में तिब्बत सीमा पर ये, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। ठीक है, बट अभी कुछ दिन पहले जो चीन के द्वारा इसकी हाइट मापी गई तो 0.86 बढ़ गई, तो इतना है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका नेपाल में है, तिब्बत सीमा पे, तो ये भारत की सर्वोच्च होगी नहीं। कंचनजंगा इसकी हम बात करें तो ये भारत में सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई जो है कि 8598 मीटर है। ये गार्डविन अस्तीन की बात हम करें तो ये जो है कि इसको केटू भी बोलते हैं। ठीक है, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। नंगा पर्वत की हम बात करें, भी भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8124 मीटर। तो जो पूछा जा रहा है कि जो भारत में है तो ये है आपका। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, ये है आपका गार्डविन अस्टीन। ठीक है, जिसे केटू के नाम से भी हम जानते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर, मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई। दक्षिण भारत का जो है कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका मदुरै को। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए ये जो है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, और यह तमिलनाडु राज्य में बैगई नदी के किनारे है। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में बैगई नदी के किनारे सिचुएटेड है। क्यों मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती होती है, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग प्रमुख रूप से विकसित हैं और सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। दूसरा है कि जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। तीसरा है ज्यामितीय गुणोत्तर मध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। चौथा है कि जनसंख्या गुणोत्तर मध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, देखिए माल्थस पूछा जा रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग है कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह न हो क्या कहलाती है, मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। देखिए पूछा जा रहा है कि जो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल, धन का प्रवाह न किया हो वो क्या कहलाती है। देखिए जो दूसरे देश हैं उससे जो है कि कोई नहीं आयात हो रहा है, कोई नहीं निर्यात भी हो रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जब कहीं जो है कि देश से बाहर कोई माल जाएगा नहीं और नहीं कोई माल आएगा,
कोई चीज़ आयात निर्यात होगा ही नहीं, कोई वस्तु जाएगी नहीं आएगी, तो क्या होगी, तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। पूछा जा रहा है कि मेरा खाता भाग्य विधाता ये किस योजना का नारा है? तो ये है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ये 15 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा किया गया था। 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था। और इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई 15 अगस्त 2014 को और इसकी शुभारंभ हुई 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इसका मेन उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग एंड जहाज निर्माण। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? देखिए, ये है आपका चीनी उद्योग। ये जो है कि कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एस. मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है। ठीक है, वो कौन है? वो थे आपके सी.डी. देशमुख। ये जो है कि आपके कब थे? 1943 में। देखिए, क्वेश्चन ये है, भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है, पहला गवर्नर नहीं पूछा जा रहा है। मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर ओनली प्रथम गवर्नर पूछा जाता तो कौन होते? तो देखिए, पहले आरबीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है कि कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना जो है कि कब किया गया? कहाँ किया गया था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में, ठीक है, 1937 में इसका मुख्यालय जो है कि स्थानांतरण कर दिया कोलकाता से मुंबई। ठीक है, आरबीआई का। और 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को जो है कि इस आरबीआई का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ। अगर पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन थे तो वो होंगे कौन? सर ओसबॉर्न स्मिथ। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो सी.डी. देशमुख। और आज के डेट में गवर्नर कौन है? तो आज के डेट में शक्तिकांत दास हैं। किसी संवैधानिक संशोधन के ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? 42वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? तो कौन सा संशोधन था? तो वो संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और अनुच्छेद 31 जो अनुच्छेद आर्टिकल 31 है उसमें संशोधन करके मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत की अधिकरण किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? पूछा जा रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में। ठीक है, देखिए, पहले तो जो परमाणु क्रमांक है 17, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? पी का ये हो जाएगा 17।
ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जाता है तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, तो ये 36 है, द्रव्यमान संख्या 36 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या कितना है, तो इसमें 17 है, तो हो जाएगा 19। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 19 हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या 19, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएं, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, जिनको पता नहीं होगा ना, प्लीज़ आप लोग गूगल करके, बुक से देख करके, कैसे भी करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है हमारा स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक ग्रुप है UPPCS। ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारों का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे वहाँ पे तो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।